जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारे डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम 2.0 के डे टेस्ट 27 सितंबर के पॉलिटी के टेस्ट के साथ। आज से हम लगातार 4 दिन तक देखेंगे 3 मार्कर के 5 क्वेश्चन, 6 मार्कर के 3 और 15 मार्कर का 1 क्वेश्चन। इस प्रकार हम पॉलिटी के पूरे सिलेबस को 4 दिन में मुख्य बातों को टेस्ट पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी डीएमपी 1.0 जो कि पहले डीएमपी सीरीज थी, 40 दिन से ऊपर की यह सीरीज, इसकी पूरी पीडीएफ हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि मात्र 149 रुपये में आपके समक्ष उपलब्ध होगी। तो जो कोई भी विद्यार्थी उसे लेना चाहता है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। इसी के साथ साथ हमारी आज की ये टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। इससे पूर्व एक दो चीज़ और हैं, जैसे कि हमारी डेली मेंस टेस्ट सीरीज जो है, इसके भी मॉडल आंसर की पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ हिस्ट्री के 3 मार्कर की 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी उपलब्ध है। और यह जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि 199 पर मंथ पर है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाकर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन से। 3 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था, संविधान सभा के कुल सदस्य बताइए। तो यहाँ हम बता देते हैं कि कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 93 थे देशी रियासतों से और ब्रिटिश भारत से थे 296 सदस्य। इनमें से जो ब्रिटिश भारत के थे उनमें से 4 अलग करें तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 292 का जो चुनाव के माध्यम से आए थे, यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य दलों से संबंधित थे। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखकर अपने आंसर को खत्म कर सकते थे। यहाँ हमने लगभग सभी डाटा बताया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 मार्कर में हमारा दूसरा क्वेश्चन था, संविधान के आंतरिक स्रोत बताइए। आप लोग सभी जानते हैं, हमको यहाँ पे लाइन से 4 से 5 स्रोत बताने थे। यहाँ हम बता देते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 यह सबसे बड़ा स्रोत है आंतरिक स्रोतों में। भारतीय संविधान जो अभी है उसमें ज्यादातर भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधा का सीधा उठाकर रख लिया था। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका का ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये सभी प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, जो कि संविधान का आंतरिक स्रोत कहा जाता है। इसी के साथ साथ आप बाहरी स्रोत भी तैयार करके रखिएगा। कई बार अमेरिका के संविधान से प्रेरित, रूस के संविधान, फ्रांस, आयरलैंड आदि विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित स्रोत कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, तो आप उसे भी तैयार करके रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा 3 मार्कर में, प्रस्तावना में न्याय क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का वर्णन है। इन सभी का अगर स्रोत की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह रूस के संविधान से प्रेरित है। साथ ही साथ प्रस्तावना का यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बात को आप लिखकर अपने 3 मार्कर क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रस्तावना में समता, समानता का भाव, यह सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हमेशा ही बने हैं, आगे भी संभावना रहेगी। चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पूछा गया है। आप लोग सभी जानते हैं इसका संबंध नगर पालिकाओं के कार्यों एवं शक्तियों से है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यहाँ गलती से 1995 लिखाया है, 1992 का अधिनियम है, पारित होते होते 1993 हो गया था, के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें 18 विषय शामिल हैं। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो प्रदेश की नगरीय शासन प्रणालियों को मजबूत बनाना 12वीं अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यहाँ जो राइटिंग मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम पूरा बताने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर का अंतिम, महाधिवक्ता
कौन होता है आप लोग सभी जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते हैं। अनुच्छेद 165 में वर्णन मिलता है इसका। राज्य का यह सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु हम महाधिवक्ता में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप महाधिवक्ता के बारे में 3 मार्कर लिख सकते हैं। साथ ही साथ महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल, इन सभी को आप तैयार करके रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 6 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 6 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था, 6 मार्कर में क्वेश्चन था हमारा अनुच्छेद 19 पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्या है अनुच्छेद 19? आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। इन अधिकारों के बारे में आप बता दीजिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, शांतिपूर्ण और निरायुध बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार आपको प्राप्त है, संगम या संघ बनाने या किसी समिति के निर्माण का आपको अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ ही साथ भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र अबाध संचरण, कहीं भी घूमने जाने अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आप सभी को, हम सभी को यहाँ प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। 19 में ही भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने या निवास, आप घूमने गए और वहां आपका निवास करने, बस जाने का मन है तो आप वहां पर देश के किसी भी भाग में जाकर निवास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्राप्त है। आप चाहें तो किसी भी राज्य में जाकर कोई भी स्थान पर घूम सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं, वहां कोई व्यापार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यह सब वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है। इस प्रकार आप इसे बता सकते हैं। अंत में हम उपसंहार के रूप में यहाँ 2 लाइन लिखेंगे कि अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः यह अब मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 300 क में मिलता है। इस प्रकार आप लिखेंगे लगभग 1 पेज में, तो आपको अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहेगी। चलिए 6 मार्कर के ही हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां? हम इसमें भी प्रस्तावना जैसी बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें विधायी शक्तियां निम्नलिखित हैं। विधायी शक्तियों में हम बात करें तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आप सभी जानते हैं कि किसी विधेयक पर, किसी बिल पर कभी यदि उसकी संभावना होती है, एकजुट नहीं हो पाते हैं दोनों सदन, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आता है। देखिए, संसद के सत्र को समाप्त करना राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन जो एडजॉर्नमेंट है, संसद का स्थगन होता है, वह उस सदन का अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी सदस्य यदि गलत तरीके से चुना गया है तो राष्ट्रपति के जब परामर्श होगा तभी निर्वाचन आयोग द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु हम देखें तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हम कई बार देखते हैं कि पहले अध्यादेश आता है और बाद में संसद द्वारा उसे पारित कराकर उसे विधेयक बना दिया जाता है। तो यह अधिकार भी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्वानुमति संबंधी राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं, वह भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 110 के संबंध में पूर्व अनुमति प्रदान कर सकता है।
बिना पूर्व अनुमति के इसे संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय की अधिकारिता संबंधी विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह सभी शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार आप अंत में लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो ये सब शक्तियां हैं, इस वजह से ही राष्ट्रपति का पद उच्चतम है। चलिए अब हम चलते हैं 6 मार्कर में ही हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रारूप समिति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, प्रारूप समिति का संविधान सभा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमेशा कभी 6 मार्कर में, कभी 3 मार्कर में, यहाँ तक कि प्री में ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी प्रारूप समिति को कई बार पूछा गया है। आप इसे अवश्य तैयार करके रखिए। हम बताते हैं कैसे लिखना है। हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में प्रारूप समिति का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। आप लोग सभी जानते हैं कि संविधान सभा जब दिसंबर 1946 से ही चालू हो गई थी, इसी बीच अगस्त 1947 में लगभग 1 साल बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना और प्रारूप तैयार करना था। यह था उद्देश्य। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सदस्य ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है। सदस्यों के हम यहाँ नाम बता देंगे कि इनके सदस्यों में थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। यहाँ अंतिम जो दो हैं, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी, इनका बाद में यहाँ से चले गए थे और इनके जगह 2 अन्य सदस्य यहाँ शामिल हुए थे। आप उनका नाम भी यहाँ बता सकते हैं, या मूलतः ये लोग व्यक्ति थे। इस प्रकार आप प्रारूप समिति को लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 15 मार्कर क्वेश्चन क्या था हमारा? संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या है? जैसा कि आप अभी पहले देख रहे हैं कि जहां जहां हम संसद की बात कर रहे हैं, इससे पहले हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात कर रहे थे। वहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो लगभग सभी शक्तियां राष्ट्रपति की और राज्यपाल की एक समान ही हैं। कुछ अनुच्छेद का अंतर जरूर आता है, वह आपको याद है। जैसे अध्यादेश के लिए यहाँ 123 था, राज्यपाल के लिए यहाँ 213 हो जाता है। इतना ही अंतर है। मूलतः 2 से 3 बातों का अंतर आता है और आगे आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन आया है कि संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो आप इससे ये ना सोचिए कि राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो लगभग सभी आपको साथ में ही चलाना है। इससे यह फायदा होता है कि हम एक क्वेश्चन करते हैं और 2 क्वेश्चन अपने आप तैयार होते जाते हैं। तो चलिए इसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद के केंद्रीय स्थिति रहती है, जिसे कई विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियां एवं कार्यों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं विधायी शक्तियों को। क्या है विधायी शक्तियां? तो संघ सूची, संवर्ती सूची के विषय पर यह कानून बना सकती है। इसके साथ साथ अपशिष्ट सूची के विषय पर भी यह कानून बना सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, उसे स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना भी संसद की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। हमने अभी पहले ही देखा था कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद या तो स्वीकृत करेगी या अस्वीकृत करेगी, तो यह संसद की शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। अन्य की बात करें हम, तो अब हम देख लेते हैं संसद की कार्यकारी शक्ति। क्या है कार्यकारी शक्तियां? तो संसद का प्रथम कार्य जो बड़ा समूह है उसका चयन करना और सरकार बनाना है। कुल मिला के यह हम सभी जानते हैं कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन चलता है, तो उसका निर्णय भी संसद ही करती है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। आज के समय में जो आज की परिस्थितियां हैं, हमने कई बार देखा है कि प्रश्नकाल का या शून्यकाल का कोई औचित्य ही अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।
अभी हमने देखा कोविड-19 के दौरान प्रश्नकाल ही नहीं हुआ, तो इससे हमारी संसद को बचना चाहिए। अन्यथा यह ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिससे सरकार पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करने का कार्य भी संविधान सभा कर संसद करती है। जैसे कि हम देखते हैं लोक लेखा समिति कई बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इससे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कई सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है, उसकी जानकारी हमें इन्हीं समितियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इन समितियों की एक विशेषता यह भी है कि इसमें विपक्षी दलों के सदस्य शामिल होते हैं, तो इनकी प्रभावकारी क्षमता और अधिक बढ़ती जाती है। तो यह कार्यकारी शक्तियां संसद की अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमने चाहे राफेल विवाद हो, इससे पहले कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, हमें सभी जानकारियां CAG के माध्यम से संसदीय समितियों से ही प्राप्त हुई थी। तो आप उनका यहाँ उदाहरण भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं कार्यकारी शक्तियों के बाद वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। क्या है वित्तीय शक्तियां संसद की? तो विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों का जांच करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। अभी हमने देखा कि CAG की रिपोर्ट पर जिस प्रकार लोक लेखा समिति काम करती है, इसी प्रकार अन्य जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके लिए समितियां हैं। इस प्रकार प्राक्कलन समिति है, यह सब समितियां सरकार के खर्चों पर जांच करेगी और उन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त यह अवैध, अनियमित, असामान्य और सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामले भी सामने लाती है। इसके साथ ही साथ संसद की सहमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार वित्तीय भूमिका संसद की अत्यंत ही महत्वपूर्ण जान पड़ती है। कई बार हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर में भी देखा है कि पूछ लिया जाता है कि संसद की वित्तीय शक्तियां सिर्फ बताइए, तो वहां 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। वहां आपको यहाँ जैसे हमने पहले समितियां बताया है, आप वहां महत्वपूर्ण समितियों का उल्लेख करिए। इसके अलावा जो हमने सेकंड पॉइंट बताया कि सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामलों में, वहां आप विभिन्न प्रस्ताव बता सकते हैं। साथ ही साथ संचित निधि को तो आप शामिल करेंगे। इस प्रकार आप 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर लिखकर आसानी से उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अन्य कार्यों की ओर। संसद के हम कार्यों में देखेंगे निर्वाचक की शक्तियां एवं कार्य। एक प्रकार से निर्वाचन करना। किस किस का निर्वाचन करती है संसद? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चयन करती है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली और पुडुचेरी की भी विधानसभा इसमें शामिल होती है, लेकिन इसमें संसद सदस्य भी होते हैं, इसलिए यहाँ इनका लिखा जाना उचित है। साथ ही साथ लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव भी करती है। इस प्रकार यह संसद की निर्वाचन की शक्ति है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। कैसा संशोधन? तो अपने साधारण या विशेष बहुमत द्वारा संविधान में कई प्रावधान जोड़ सकती है, पूर्व में आए हुए प्रावधानों को हटा भी सकती है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। यहाँ पर कई अपवाद हम देखते हैं कि मूल ढांचे पर संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही बहुत सारे अपवाद हैं, किंतु महत्वपूर्ण रूप से संशोधन का अधिकार किसी के पास है तो वह भी संसद के पास ही है। इस प्रकार आप 15 मार्कर में विभिन्न शक्तियों एवं कार्यों को बताकर अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के संबंध में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे MPPSC की तैयारी, मुख्यतः मेंस की तैयारी कर रहे लोगों को घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां प्राप्त हो सकें और उनका लाभ हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।